हेलो एवरीवन, आई एम नविशा देशमुख, योर एजुकेटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट। सो ऑलरेडी हमने 2 पार्ट कवर कर रखे हैं जो आपने आई होप देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट जिसके अंदर हम एड्रेस करने वाले हैं कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जानेंगे कि किस तरह से लिबरल नेशनलिज्म यूरोप में इमर्ज हो रहा था। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में यूरोप का जो बाकी की हिस्ट्री थी जिसको लिबरल नेशनलिज्म कनेक्ट कर सकता है वो सब हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो आगे आज हम समझेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म क्या था, लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, और किस तरह से कंजर्वेटिव्स इमर्ज हुए, न्यू कंजर्वेटिव्स इमर्ज हुए, और किस तरह से द ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले लिबरल नेशनलिज्म था क्या? सो नेशनलिज्म हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में पढ़ रखा है, बट स्टिल आई रिवाइज इट कि द प्राइड वन हैज फॉर वन कंट्री इज द नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या है? तो सबसे पहले हम लिबरल क्या है ये समझ लेते हैं। लिबरल जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है और जिसका लिटरली मीनिंग होता है फ्री। सो बेसिकली लिबरल नेशनलिज्म यानी कि द फ्रीडम ऑफ अ इंडिविजुअल इज द लिबरल नेशनलिज्म। और या तो आप दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं पर्टिकुलर यूरोप को देखते हुए कि लिबरल नेशनलिज्म एम्फसाइज द इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर टू मच गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे कि आपने ऑलरेडी समझा था कि एब्सोल्यूट मोनार्की थी या फिर जो किंग्स थे जिसके वजह से इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं था, या फिर इक्वालिटी नहीं थी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं था। तो उसी सारी चीज़ों को काउंटर करते हुए लिबरल नेशनलिज्म की डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं। तो लिबरल नेशनलिज्म जो है हम वो इकोनॉमिक स्फीयर में देखेंगे, पॉलिटिकल स्फीयर में देखेंगे, और ऑफ कोर्स सोशल स्फीयर में भी देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि लिबरल नेशनलिस्ट है कौन। सो बेसिकली जैसे कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हो रहे थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से इमर्ज हो रहे थे, जो कि मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, जो बाद में एजुकेशन परसीव करके प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स और न जाने क्या क्या बने, तो वही लोग जो थे वो थे लिबरल नेशनलिस्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे और लिबरल नेशनलिज्म एक्चुअली क्या था। तो अब हम समझते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में। तो सबसे पहले हमने जैसे कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन समझा कि लिबरल यानी कि फ्री। सो बेसिकली इकोनॉमिक टर्म में लिबरलिज्म यानी कि फ्री मार्केट। सो बेसिकली जब ऐसा हो रहा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब अलग अलग फैक्ट्रीज बन रही थी, जब मर्चेंट्स इमर्ज होना स्टार्ट हो रहे थे या बिजनेसमैन इमर्ज होना स्टार्ट हो रहे थे, तो वो एक जगह से गुड्स कलेक्ट करके दूसरे जगह लेके जाते थे और वहाँ अपने गुड्स बेचते थे। सो अब क्या होता था कि अगर आपको एक जगह से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाके आपको गुड्स लेके जाके बेचना है, तो वहाँ पे आप जब दूसरे टेरिटरी में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स, टैरिफ्स या फिर आप बोल सकते हैं कस्टम ड्यूटी लग जाता है वो पर्टिकुलर टैक्स पे। तो इस वजह से आप फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते, और यही आपका लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर माना जाता है। सो बेसिकली लिबरलिज्म जो था वो इकोनॉमिक स्फीयर के अंतर्गत ये चाहता था कि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है या जितने भी टैरिफ्स है, कस्टम ड्यूटीज़ है, उन्हें हटा दिया जाए और हम फ्रीली ट्रेड कर सकें। सो अब इसमें क्या आता है कि आपने जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि नेपोलियन ने जो था वो कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पर्टिकुलर करेंसी को, वेट्स एंड मेजर्स को और पर्टिकुलर कस्टम ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। बट नेपोलियन ने जैसे ही फ्रांस के आसपास की जो टेरिटरी को एक्वायर किया, तो करीबन 36 कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट हम बोलते हैं, जो जर्मनी, जो आज का जर्मनी जहाँ पे आ जाता है, तो उस समय में वहाँ पे हर टेरिटरी में डिफरेंट करेंसी थी, डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज थे, डिफरेंट मेजर्स थे, जिसकी वजह से फ्री ट्रेड करना इम्पॉसिबल सा हो गया था। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन जो प्रशिया ने बनाया था, जिसमें काफ़ी सारे जर्मन स्टेट जो थे वो आके मिले बाद में, और उन लोगों ने मिलके ये चीज़ डिसाइड की कि हम जो है ये सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे ताकि हम फ्री ट्रेड को प्रमोट कर सकें। और जिसमें उन्होंने करीबन 30 करेंसी से 2 करेंसी पे जंप अप किया, यानी कि दे कन्वर्टेड द 30 करेंसी इनटू द 2 करेंसी एंड ऑल्सो रिमूव ऑल द कस्टम ड्यूटीज विच वर प्रेजेंट देयर इन 1834।
उसके बाद क्या हुआ कि जो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म था या ये जो यूनिफिकेशन था फर्दर कंट्रीब्यूट करता गया नेशनल सेंटिमेंट्स को लेकर। अब यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में ही लिखा गया है, जो दर्शाता है कि किस तरह से उस टाइम के जो मर्चेंट्स थे वो इस चीज़ को फेस कर रहे थे, या डिफरेंट करेंसीज को लेके या डिफरेंट चीज़ों को लेके जो फेस कर रहे थे और जिन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत जा रही थी एक ट्रेड करने के लिए। तो उसमें ना 1833 में एक मर्चेंट था जो दो जर्मनी के टेरिटरी के बीच में ट्रैवल कर रहा था। तो उस टाइम पे उसे करीबन 11 कस्टम ड्यूटीज़ लगी और उसने करीबन 5% हर बार कस्टम ड्यूटी को पे किया, जिसके वजह से उसका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। ये बात 1833 की है और जिसके बाद 1834 के अंदर आपका कस्टम यूनियन बन जाता है। सो आप इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं डेट्स को और रिवाइज भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर क्या होता है। सो लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर ये एम्फसाइज करता है, जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि वहाँ पे गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट बने जो उनके हित के बारे में सोचे। और वहाँ पे एक और चीज़ थी कि आपने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोटिंग राइट जो था वो नहीं था, सिर्फ प्रॉपर्टी मैन को वोटिंग राइट दिया जाता था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी विमेंस को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था। So they are demanding the equal political right, that is the voting right, which is not even given at that time also. और इसके बाद ये लोग ये भी चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट बाय पार्लियामेंट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, वो वो पर्टिकुलर एक किंग को या किंग के ऑर्डर को ना फॉलो करके एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को या डॉक्यूमेंट को फॉलो करे, जिसके वजह से जितने भी लोग हैं वो इक्वल महसूस करें अराउंड द लॉ या बिफोर द लॉ। और उसके बाद आपने ये चीज़ ऑलरेडी समझाया था मैंने आपको कि किस तरह से जैसे जैसे न्यू मिडिल क्लास इमर्ज कर रहे थे और जैसे जैसे नेपोलियन के टाइम पे भी बर्थ के जितने भी बाय बर्थ जितने भी प्रिविलेजेस थे या एरिस्टोक्रेसी थी वो किस तरह से बाद में कम होते गए या किस तरह से उन्हें सारी चीज़ों को हटा दिया। सो दे आर पीपल डिमांडिंग द सेम कि आगे भी ये सारी चीज़ें ना हो और जो भी पार्ट में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है उन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। So that is the thing you should need to understand according to the concept or according to the sphere of political in a liberalism. Now we will move forward the new conservatism after 1850. सो आपने ये सब समझ लिया कि पहले लिबरलिज्म जो था वो किस तरह से इमर्ज हो रहा था। अब इन लोगों ने बिल्कुल क्रांति चालू कर दी थी। ये समझ चुके थे कि लिबरल होना सबसे बेस्ट है, इन्हें काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ये रिच भी हो रहे हैं और ये अपने हिसाब से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर पा रहे हैं। बट अब इसमें क्या हुआ, तो न्यू कंजर्वेटिज्म आया। अब हमें समझना है कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है। सो बेसिकली या कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? Conservatives are those who believe in the spirit of conservatism. तो कंजर्वेटिज्म यानी कि जो चीज़ मतलब जो लोग ये बिलीव करते हैं कि जितने भी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टेटस थे, जैसे कि मोनार्की थी, जैसे कि बाइबल प्रिविलेजेस थे, जैसे कि चर्च था, इन सारी चीज़ों को रिस्टोर किया जाए। Okay, so conservatisms are those that they believe that establishing the traditional institutions of state and the society like monarchy, the church, social hierarchy, property and a family that need to be restored. So आगे हम बढ़ेंगे कि conservatisms ने आखिर किया क्या। सो बेसिकली नेपोलियन जो था वो काफ़ी तेज़ी से सारी टेरिटरी को एक्वायर करते जा रहा था और वो जो यूरोप का पॉलिटिकल मैप था वही बदल गया, वही उसी को ही तहस नहस करके रख दिया था नेपोलियन ने। सो ये जितने भी जो यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि रशिया हुआ, ब्रिटेन हुए, तो ये सारे जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थे या काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए थे कि किस तरह से नेपोलियन को रोके। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग नेपोलियन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करेंगे जब तक हम उसे डिफीट नहीं कर सकते। सो इन द फोर्थ अटेम्प्ट दे फाइनली डिफीट द नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू, जो कि बेल्जियम में है। और उसके बाद में इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम ये सारे लोग आफ्टर जैसे ही वो नेपोलियन को उन्होंने डिफीट कर दिया, उसके बाद ये लोग वियना में आके मिले और वियना में आके मिलने के बाद जैसे बहुत फेमसली द कांग्रेस ऑफ वियना भी बोला जाता है, तो इन्होंने वियना में आके मिलने के बाद आगे द ट्रीटी ऑफ वियना साइन की, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये लोग जो कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी वियना में, इसे हेड करने वाले ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे।
और ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट को साइन करने वाले थे यूरोप का फ्यूचर डिसाइड करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इसके बाद यूरोप का जो फ्यूचर है वो किस तरफ जाता है और किस तरह से द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 यूरोप का फ्यूचर चेंज करती है। थैंक यू।